Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. We have discussed a lot about the application of the great field of biotechnology. और आज हम इसकी एक और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट वेरी एप्लीकेशन इज जीनोम मैप्स. हम देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली जीनोम मैप्स और फिर इसका दूसरा एट्रीब्यूट स्टडी करेंगे कि व्हाट आर बेसिकली जेनेटिक मार्कर्स, क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं. We have to go to the whiteboard. Yes, my dear students, we are discussing chapter number 26. Definitely subject is biology और topic है genome map. नाम इंडिकेट कर रहा है मैप से मुराद क्या होगा, नक्शा. हम देखते हैं कि नक्शा बेसिकली हमें जीन के लिहाज से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, जीनोम इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द जीन्स. किसी एक इंडिविजुअल के सेल के अंदर जितनी भी जीन्स हैं, मैं उन सब को इकट्ठा करूं तो फिर वो मेरे पास क्या कहलाएगा, जीनोम मैप. आपको ये वाली बात भी पता है कि वी रिसीव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम आवर ग्रेट फादर एंड वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम आवर ग्रेट मदर, देयरफॉर वी आर डाइप्लॉइड. हम 2n हैं, दो सेट है हमारे पास क्रोमोसोम के. तो यही बात हमने लिखी है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास दो जीन मैप्स होते हैं. एक हमें मिला अपने ग्रेट फादर से और एक हमें मिला अपनी ग्रेट मदर से. तो पर ऑर्गेनिज्म एज वी हैव टू सेट्स, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या होंगे, 2 नंबर ऑफ जीनोमिक मैप्स होंगे. लेकिन जब हमारी बॉडीज में क्या प्रोड्यूस होंगे, ज़ाहिर है गैमेट्स, तो वहां पे क्या होगी, मायोसिस, और रिजल्ट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिड्यूस टू हाफ. सिमिलरली नंबर ऑफ जीनोम्स विल रिड्यूस टू हाफ, मीन्स 1. तो किसी भी गैमेट में हमेशा जीनोम मैप्स का नंबर 1 रह जाता है. अगर आप लोग इसकी एनालॉजी स्टडी करना चाहते हैं, इसके एनालॉगस को स्टडी करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल. इसके लिए आपको किसी सिटी की मिसाल देना पड़ेगी. जैसे किसी शहर में बहुत सारी बड़ी सड़कें होती हैं या बहुत सारे मोहल्ले होते हैं, फिर उसके बाद गलियां होती हैं, गलियों के अंदर मकान और फिर मकान के ऊपर नंबर लगे होते हैं. तो सेम इज द केस हियर. हमारा जीनोम मैप भी हम लोगों को क्रोमोसोम्स के ऊपर डिफरेंट जीन्स की लोकेशन या पोजीशन के बारे में बता रहा होता है. तो ये एनालॉजी आप यूज कर सकते हैं. इट इज एनालॉगस टू द डिफरेंट सिटीज. इट इज यूज बाय द साइंटिस्ट. साइंटिस्ट इसे क्यों इस्तेमाल करेंगे भाई, नंबर 1 तो एक चीज आपको पता चल गई कि हम इसके जरिए से जीन्स की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं कि जीन क्रोमोसोम में कहाँ कहाँ हैं. लेकिन इसके अलावा हम इसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे डेफिनेटली आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक और बाय द एंड ऑफ दिस एप्लीकेशन. लेकिन वही बात है कि सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये टॉपिक है क्या. इस टॉपिक के लिहाज से हमारे पास जीन मैप्स की 2 टाइप्स हैं. वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज जेनेटिक मैप. जेनेटिक मैप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम फिर एनालॉजी इस्तेमाल करेंगे इंटर स्टेट हाईवे की. जाहिर है ये तो हम बात करते हैं ज़रा यूरोप की बात की जाए या अमेरिका की बात की जाए, तो जहाँ पे स्टेट्स आपस में जुड़ी होती हैं वहाँ पे वो लिंक भी होती हैं. लेकिन हमारे हमसाय ममालिक में आमतौर पे ऐसे अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो इसलिए हम इसी यहाँ पे एग्जांपल पेश नहीं करना चाह रहे. हम इंटर सिटी किसी बस सर्विस की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पता है कि अगर हमने लाहौर रावलपिंडी या लाहौर पेशावर के दरमियान में फासला फाइंड करना हो तो हम आम तौर पे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस या आप सिंपली कचहरी टू कचहरी का डिस्टेंस बता रहे होते हैं. लेकिन वो जो कचहरी से कचहरी तक का डिस्टेंस है वो डेफिनेटली आप जिस घर से जा रहे हैं और जिस घर में जा रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस नहीं है. इट इज अ रफ मेजर, इट इज अ रफ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 होम्स और बिटवीन द 2 सिटीज. तो ये जो इंटर सिटी या इंटर स्टेट हाईवे के ऊपर फासले लिखे जाते हैं, ये उनकी कचहरी या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरमियान में डिस्टेंस होता है. तो ये जो हम एक रफ सा मैप बना रहे हैं अपने जीन्स का, अपने क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेशन बता रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड अ जेनेटिक मैप. लेकिन इट इज नॉट दैट प्रिसाइज, इट इज नॉट दैट एक्यूरेट. फिर भी क्या करना पड़ता है, हम जीन मैप से एक बेहतर मैप बताते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ फिजिकल मैप. और इस फिजिकल मैप में क्या होगा कि आप लोगों को एक्चुअल डिस्टेंस बताएगा बिटवीन द 2 जीन्स, और इसे हम मेजर करते हैं इन बेस पेयर यूनिट्स कि कितना डिस्टेंस है बिटवीन द 2 जीन्स इन द टर्म्स ऑफ बेस पेयर्स. आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस, और वो
किसी भी डीएनए में चूंकि पेयर की फॉर्म में होती है, ज़ाहिर 2 लेटर्स के साथ अटैच होती हैं, तो लिहाजा हम उन्हें बेस पेयर यूनिट्स के नाम से मेजर करते हैं, राइट। हमारी जो ये वाला मैप है डेफिनेटली ये बिल्कुल हमारे किसी स्ट्रीट मैप की तरह से है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो हमारा जेनेटिक मैप था इट वाज नॉट सो प्रिसाइज, नॉट सो एक्यूरेट, लेकिन जो हमारा फिजिकल मैप है ये तो बहुत प्रिसाइज है, ये तो बहुत एक्यूरेट है। ये तो आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ मीटर्स भी डिस्टेंस बता सकता है कि आप लोगों के घर के दरमियान में, कि आप जिस घर से आप जा रहे हैं और जिस घर तक आप जाना चाहती हैं उनके दरमियान में शायद कदमों की तरह फासला हो। बहुत से कंट्रीज में स्ट्रीट मैप्स आपको इतनी एक्यूरेसी भी दे देते। तो ये जो हमारा फिजिकल मैप है इट इज मोर एक्यूरेट। आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैट रिडले ने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया। उसने कहा कि आप यूँ समझ लो कि जैसे पूरी दुनिया, जैसे पूरी बुक आप लोगों के पास है, इट इज कंपेरेबल टू द वर्ल्ड, तो उस पर्टिकुलर वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे यू कैन से कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर कॉन्टिनेंट्स के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं, कंट्रीज में बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस में फॉर एग्जाम्पल सिटीज हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम ज़्यादा अपने घर तक पहुंचने के लिए स्ट्रीट तक का नंबर और घर का नंबर तक भी बता सकते हैं। सेम इज द केस विद अनदर एग्जाम्पल, वो क्या है, बुक। उसने बोला कि आप उसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को बुक से कंसिडर कर लें। बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स किसके एनालॉगस है, क्रोमोसोम के। फिर आप देखेंगे कि हमारे हर चैप्टर में एक डिफरेंट स्टोरी होती है, तो डिफरेंट चैप्टर्स दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग डिफरेंट स्टोरीज, और हर पर्टिकुलर स्टोरी को आप किसी जीन से रिलेट कर सकते हो। तो आपको पता है कि किसी भी स्टोरी के अंदर हमने बहुत सारे पैराग्राफ बनाए होते हैं, तो पैराग्राफ के दरमियान में हम लोगों ने टिडबिट्स की फॉर्म में, किसी छोटी सी एड की फॉर्म में एक इंटरप्शन, एक यू कैन से साइड इन्फॉर्मेशन दी होती है। वो जो साइड इन्फॉर्मेशन है जाहिर है वो हमारे काम की नहीं है। तो जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारे काम की चीज़ है, उसे हम बोलते हैं एक्सॉन। और जो हमारे टिडबिट लिखा होता है जिसका उस टॉपिक से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, रिलेशन नहीं होता, या मैं उसे ना भी तवज्जो से पढ़ूँ तो भी गुजारा हो जाएगा, या एडवर्टीजमेंट में से ना भी देखूँ तो भी गुजारा हो जाएगा, तो दैट वे थिंग इज कॉल्ड एज अ इंट्रॉन। याद रखेंगे जीन का वो पार्ट है जो यूजलेस है, लेकिन जो जीन का पार्ट यूजफुल होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ एक्सॉन। ये बात अपने माइंड में रखनी है। एक्सॉन इज द पार्ट ऑफ द जीन that will be transcribed, that will be translated, that will be converted into active product, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। लेकिन अगर मैं आरएनए के उसमें से कुछ पार्ट्स को निकाल दूं, डीएनए कुछ पार्ट्स को निकाल दूं, तो वो एक्साइज रिमूव्ड पार्ट्स क्या कहलाएंगे, इंट्रॉन। पैराग्राफ किसका बना होगा, कॉमन सेंस लेटर्स का। पैराग्राफ बना होगा ABCDEF का। लेकिन जो हमारी लैंग्वेज है वो सिर्फ 4 लफ्जों में मुश्तमिल है, और वो आपको पता है, पढ़ ले कि बच्चे आप लोग GC, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। तो हम सिर्फ और सिर्फ इन 4 वर्ड से वो कुछ लिख सकते हैं, ये लिखते हैं जो हमारे 26 या बाज़-औक़ात थाउजेंड्स ऑफ यू कैन से अल्फ़ाबेट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। पर आपको पता है कि चाइना की लैंग्वेज में से 3000 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वो कुछ भी वो बयान नहीं कर पा रही जो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ 4 लफ्ज़ों से लिख रहे हैं। वो 4 लफ्ज़ क्या हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, राइट। देखते हैं कि इन पर्टिकुलर चीज़ों को इस्तेमाल करके हम मजीद क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे कि हमारी बुक है और हमारी बुक में बहुत सारी ज़्यादा स्टोरीज हैं, बहुत से पैराग्राफ्स हैं, बहुत से यू कैन से एक्सॉन्स हैं, बहुत से इंट्रॉन्स हैं। तो इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ने के लिए आमतौर पे हम लोगों ने क्या किया होता है, हम लोगों ने जाहिर है चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं या किसी इवेंट को डिस्क्राइब किया होता है, उसके बाद आप उस इवेंट को ढूंढते हो, उस पर्टिकुलर चैप्टर को ढूंढते हो और आप वो चीज़ स्टडी कर लेते हो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ यू कैन से एरर। ये एक काम हम और भी करते हैं कि जब भी हम बुक को पढ़ते हैं, अगर हम अच्छे रीडर हैं तो हम आमतौर पर उसके अंदर एक रीडिंग मार्क रखते हैं, एक निशानी रखते हैं कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अगर आप कोई अच्छी दीनी किताब पढ़ते तो उसके अंदर हमने एक थ्रेड सा दिया होता है, वो थ्रेड वहाँ पे बंद करके रख देते हैं कि आज मैंने कुरान शरीफ को इतना पढ़ा या हदीस की किताब को जितना पढ़ लिया है तो इसके बाद मैं यहीं से आगे पढ़ना शुरू करूँगा। तो आप लोग उससे अपना एक रीडिंग लैंडमार्क कह सकते हो। लैंडमार्क वहाँ की कोई मशहूर जगह हो सकती है, जैसे कि हमारे कुरान शरीफ में अगर 30 सपारे हैं तो मैं सपारों के रेफरेंस से अपनी मंजिल को अपने माइंड में रख सकता हूँ। सिमिलरली अगर आपने कहीं जाना हो तो आप आमतौर पर क्या करोगे, आप पूछोगे जी, मिसाल के तौर पर अगर आपने पेशावर से लाहौर जाना है तो लाहौर में बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल बादशाही मस्जिद है, या वहाँ पर आप लोगों के पास मीनार पाकिस्तान है, या फॉर एग्जांपल वहाँ पे ज़ू है, पंजाब असेंबली है फॉर एग्जांपल, या और डिफरेंट पार्क्स हैं। तो उन पर्टिकुलर जगहों से आप लोग अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ कर सकते हो। या किसी ने आपको बताना हो कि अगर आपने
पल कॉन्टिनेंटल होटल पहुंचना है तो आप फॉर एग्जाम्पल माल रोड पे पहुंचे वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीज़ों को, मशहूर चीज़ों को हम बोलते हैं लैंडमार्क। तो हमारे जीन के अंदर भी बहुत से लैंडमार्क्स होते हैं, मशहूर मकामात होते हैं। लैंडमार्क का मतलब होता है मशहूर मकामात है। अगर हम उन मशहूर मकामात तक पहुंच जाएं तो फर्दर आगे अपनी चीज़ तक पहुंचना या अपने मकान तक पहुंचना हमें ज़्यादा आसान हो जाता है। तो लैंडमार्क भी हमारे पास जीन का कोई ऐसा ही चीज़ होती है जिसे हम लोग जीन मार्कर या सिंपल मार्कर का नाम देते हैं। मार्कर किस काम आएगा? मार्कर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करेगा? एनी ऑब्जर्वेबल वेरिएशन। तो आप लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज को नंबर 1 पे इंपॉर्टेंस देनी है कि ऑब्जर्वेबल वेरिएशन होनी चाहिए। दैट रिजल्ट्स, इसकी वजह से क्या होगा? दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एन ऑल्ट्रेशन। ये जो ऑब्जर्वेबल वेरिएशन है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है ऑल्टरनेशन, कोई तब्दीली आ गई। किस में तब्दीली आई है उसको तब्दीली क्या कहते हैं? तो आपको पता है कि हम उस तब्दीली को नाम देंगे म्यूटेशन। तो किस में आई होगी? एट अ सिंगल लोकस, एक मकाम पे, राइट। तो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर एक सिंगल जीन के अंदर आने वाली जो वेरिएशंस हैं, अगर उन्हें हम देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, मे बी एट क्रोमोसोमल लेवल, मे बी एट जीन लेवल, मे बी एट ट्रेट लेवल, और मे बी एट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेवल, मगर अगर हम उसे देख सकते होंगे तो हम उसे नाम बोलेंगे कि ये जेनेटिक मार्कर है। मार्कर का मतलब ही वो है लैंडमार्क, एक काबिले जिक्र चीज, एक मशहूर मकाम, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने मार्कर को भी बड़ा वाज़ेह तौर पे आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दिया है कि मार्कर कैन बी अ विजिबल थिंग। फॉर एग्जांपल आई कलर, आपको पता है कि आई कलर बहुत ज्यादा वेरिएशंस में पाए जाते। मुमकिन है कि कोई एक डिजीज किसी खास आई कलर से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नाम सुन रखा है एल्बिनिज्म का। तो जितने भी एल्बिनो किस्म के लोग होते हैं आमतौर पर उनकी आईज ब्लू होती है, राइट। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि आई कलर एक विजिबल क्या है, जीन मार्कर है, और इसकी वजह से होने वाली डिजीज को हम उससे रिलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत विजिबल चीज ना हो हमारे पास, लेकिन हिडन हो, किस में? जीनोम में, लेकिन हम उसे देख सकते होंगे बाय मीन्स ऑफ सर्टेन टेक्निक्स। तो इसे हम बोलेंगे नॉन नोटिसेबल, बिकॉज आई कलर को तो हर बंदा देख लेगा, बिकॉज आई कलर को तो हर बंदा देख लेगा, लेकिन जो डिजीज है उसे हर बंदा नहीं देख सकता। उसको देखने के लिए कोई निगाहें बीना चाहिए, उसके लिए खास आंखें चाहिए, खास केमिकल टेस्ट चाहिए, खास केमिकल डिवाइसेस चाहिए या फिजिकल डिवाइसेस चाहिए, और उसकी मदद से हम उस नॉन नोटिसेबल चीज को भी बहरहाल नोटिसेबल बना सकते हैं। लिल्लज़ीनहुम यतफ़क्करून, समझने वालों के लिए बातें हो रही हैं, ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं कोई ऐसा मार्कर यूज करूं, कोई ऐसी डाई यूज करूं जो स्पेसिफिकली जाके मेरे डीएनए से बाइंड हो जाए। अगर वो डीएनए से बाइंड हो जाएगी तो जहां जहां वो रिएजेंट प्रेजेंट होगा, मे बी इट इज अ फ्लोरेसेंट थिंग, और मे बी इट कैन बी डिटेक्टेड बाय मींस ऑफ सर्टेन अदर यू कैन से डिटेक्टर्स। तो मैं उस पर्टिकुलर चीज को भी देख सकता हूं। अगर मैं उसे देख सकता हूं तो मार्कर है, अगर मैं उसे देख नहीं सकता तो वो मार्कर नहीं हो सकता। तो डीएनए बेस्ड रिएजेंट भी होते हैं। इसकी वन ऑफ द वेरी बेस्ट एग्जांपल इथिडियम ब्रोमाइड है कि जब मैं उसको डीएनए से बाइंड कर दूंगा तो डीएनए विल बिगिन टू ग्लो, तो मैं डीएनए की प्रेजेंस को उससे डिटेक्ट कर सकता हूं। इस तरीके से अगर मैं कोई ऐसा स्पेसिफिक यू कैन से रेडियो एक्टिव या फ्लोरेसेंट डाई इस्तेमाल करूं जो जाके किसी खास जीन के साथ बाइंड हो, तो मैं उस पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस या एब्सेंस को भी क्या कर सकता हूं, फाइंड कर सकता हूं। मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसी यू कैन से एंटीबॉडी बना लूं जो रेडियो एक्टिव हो, वो जाके किसी खास एंटीजन से बाइंड करे, तो इसका मतलब यह है कि मैं उस एंटीजन की प्रेजेंस को एंटीबॉडी से फाइंड कर सकता हूं। तो ये एंटीबॉडी भी एक मार्कर होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि इन पर्टिकुलर जेनेटिक मार्कर की अकरेंस कहाँ है। तो कॉमन सेंस से, भैया हम जीनोम पढ़ रहे हैं, अगर मैं जीनोम को पढ़ रहा हूं तो जाहिर है वो जीन के अंदर प्रेजेंट होंगे, लेकिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात को आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं बॉक्स, और उसके ऊपर लगा रहे हैं एक स्टार, यानी कि ये किसी भी जीन के नॉन कोडिंग जोन में प्रेजेंट होता है। आपको पता है कि हम जीन को नहीं छेड़ना चाहते, हम जीन्स को डीनेचर नहीं करना चाहते, हम जीन को म्यूटेट नहीं करना चाहते। लिहाजा हम आमतौर पर अगर मार्कर्स को खुद बनाना चाहते हैं या उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वी वांट टू फाइंड इट इन नॉन कोडिंग रीजन ऑफ द जीन्स। फायदा क्या होगा इसका? फायदा यह है कि इट यूज्ड टू डिटेक्ट द यूनिक रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम।
हम इन यूनिक रीजन्स को फाइंड कर लेंगे जो उस पर्टिकुलर जीन के नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होगा। अगर मैं बार बार एक्सपेरिमेंट करूं और सेम रिजल्ट आए तो आपको पता है कि हम उसकी थ्योरी बना देते हैं। तो सेम इज अ केस हियर, अगर मैं बार बार इस पर्टिकुलर मार्कर को फाइंड करो, मुझे वही सीक्वेंस मिल रहा है, वही चीज मिल रही है बार बार, तो इसका मतलब यह है कि यूनिक रीजन्स है क्रोमोसोम के, और इन पर्टिकुलर यूनिक रीजन को मैं क्या नाम दे सकता हूं, लैंडमार्क, और उस पर्टिकुलर लैंडमार्क से मैं उससे करीब किसी भी जीन तक पहुंच सकता हूं। याद रखें माय डियर स्टूडेंट्स, जीन तक पहुंचना आसान नहीं है। मैं आमतौर पे ऐसे ही कहता हूं कि आप ये समझ लें कि आपने समंदर में एक नीडल फेंक दी है और अब आपने उस नीडल को ढूंढना है, या इसकी मिसाल मैं यूं भी देता हूं, आप यूं समझ लें कि इतना बड़ा हमारे पास क्या है, मेडिटेरेनियन सी है और उसमें गुम हुआ है एक टाइटैनिक, और हम लोगों ने उस टाइटैनिक को ढूंढना है। इट वॉज नॉट अ इजी जॉब। कितने 100 साल टाइटैनिक समंदर की तह में पड़ा रहा, लेकिन इंसान की अकल ने उसे भी खोज निकाला। कैसे, आप डेफिनेटली बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हम जैसे इंजीनियर लोगों ने अपनी अकल से, अपने इल्म से समंदर की तह में लेटे हुए टाइटैनिक को ढूंढ लिया, ऐसे ही हम लोग इतने बड़े ह्यूमन जीन के अंदर से अपनी पसंद के जीन्स की प्रेजेंस को भी फाइंड कर लेते हैं यूजिंग आवर नॉलेज दैट इज कॉल्ड द जीन मार्कर। सवाल है कि अगर हम जीन मार्कर फाइंड कर लेते हैं तो उसकी एप्लीकेशन क्या होगी। एप्लीकेशन बहुत सिंपल है कि टू डिटेक्ट, हम इससे क्या जांचना चाहते हैं, तो आंसर इज ओकेजनल प्रेडिक्टेबल वेरिएशंस। ये 3 वर्ड आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। भाई हम किसी ऐसी जीन की, हम ऐसी किसी म्यूटेशन की बात कर रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली हो रही है हमारे पास तवक्कुआत हैं कि ये चीजें यहाँ पर हो रही होंगी, और हम उन पर्टिकुलर चीजों को फाइंड कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पे बहुत सी ऐसी बीमारियां हमारे जो स्टूडेंट्स जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही होती हैं। हम देख सकते हैं कि क्या जो आइंदा आने वाला ऑफस्प्रिंग है, आइंदा आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, क्या उसके अंदर जीन ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टडी करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर जीन की प्रेजेंस या एब्सेंस एट मायोसिस। आपको पता है कि मायोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, इट इज यूज्ड टू फॉर्म द स्पर्म एंड एग। आपको पता है कि जब स्पर्म और एग उसमें मिल जाएंगे तो मिलने के बाद तो जाइगोट बन जाएगा, और जाइगोट के बाद तो हर सेल के अंदर उसकी कॉपी जाएगी, उसको ठीक करना मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर मैं स्पर्म में होने वाली म्यूटेशन को पहले से फाइंड कर लूं और उसे करेक्ट कर लूं तो जाहिर है उससे क्या बनेगा, जाइगोट सही बनेगा, और उस पर्टिकुलर सही जाइगोट से प्रोड्यूस होने वाला ऑफस्प्रिंग भी क्वाइट नॉर्मल होगा। तो जिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में हम सस्पिशियस हैं, हमें शक है कि यहाँ पे म्यूटेशन हो सकती है या इस जनरेशन में म्यूटेशन आ सकती है, तो हम उस पर्टिकुलर म्यूटेशन को स्पर्म में और एग में फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, राइट। फिर इसके अलावा हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनको हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन जो डीएनए में हो रही है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये वाली हाई डिग्री ऑफ वेरिएशंस ये वेरी करेंगी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो सैंपल साइज है वो बड़ा होना चाहिए। हम 2 या 3 ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि हम ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर ये टेस्ट लगाएंगे और फिर हम उनके डाटा को आपस में कंपेयर करेंगे और उनमें आने वाले डिफरेंसेस को देखने के बाद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यस, this sort of gene is present around this landmark and this particular gene has got this type of variation and this variation is safe and this variation is harmful, right। फिर इस पर्टिकुलर नॉलेज को हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मार्कर्स हैं कि जिनको हम लोग आज अपनी अक्ल सलीम को इस्तेमाल करते हुए इंसान के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टू फाइंड ऑल दिस स्टफ वी हैव टू जंप टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले टाइप के मार्कर को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द कॉमनली यूज डीएनए मार्कर्स। तो जो सबसे पहला मार्कर है उसे हम बोलते हैं RFLP। इट स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। इसका क्या मतलब है मेरे पास कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के जो डीएनए हैं उनके हम लोग कर लेते हैं पीसेस। कैसे करेंगे पीसेस? एक बंदे का डीएनए निकालेंगे, उसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करेंगे। हमारे डीएनए के अंदर डिफरेंट जगहों पे वीक पॉइंट्स होते हैं, उन वीक पॉइंट्स में से हमारा डीएनए टूट जाता है। जैसे हर बंदे का फिंगरप्रिंट डिफरेंट है, ऐसे हर बंदे के अंदर ये वाले वीक पॉइंट्स भी डिफरेंट होते हैं। उसके रिजल्ट में क्या होगा, मेरे पास डिफरेंट लेंथ्स का डीएनए बन जाएगा।
मैं उस पर्टिकुलर डीएनए से आइडेंटिफाई करूंगा कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म का डीएनए है। हम यहाँ तक हम किसी नस्ल का, हम किसी पेडिग्री का भी अंदाजा लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास एक क्रिमिनल साइट है हमारे पास जहाँ कोई जुर्म हुआ है, मे बी रॉबरी हुई है, किडनैपिंग हुई है, रेपिंग हुई है, कोई भी ऐसा चीज़ हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ से डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं और उस पर्टिकुलर डीएनए को ट्रीट करेंगे बाय मींस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस। मेरे पास बन जाएंगे डिफरेंट किस्म के डीएनए के पीसेस। मैं उन डीएनए के पीसेस को करूंगा क्या, सेपरेट, और सेपरेट करने के बाद सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करूंगा। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि अगर मेरे पास क्रिमिनल्स का बहुत बड़ा डाटा बैंक पीछे मौजूद है तो मैं उस क्रिमिनल तक शायद विद इन सेकेंड्स पहुंच सकता हूं, जो कि शायद सदियों में होता था। 10-10, 20-20 साल जो क्रिमिनल्स हैं वो आज़ाद फिरते थे और वो हमारे यू कैन से के जो इन्वेस्टिगेशनल मेथड्स थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, तो उनको सज़ा नहीं होती थी। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर डाटा बैंक के साथ मेरा इस पर्टिकुलर डाटा का रिजल्ट मैच हो गया तो हम उसके ऊपर 1 सेकंड में स्टैंप लगा सकते हैं कि यस दिस इज द कल्प्रेट, ये वो मुजरिम है जो यहाँ पे आया था और इसने ही ये वाला जुर्म यहाँ पर किया है। फिर देखते हैं व्हाट इज द सेकंड यू कैन से जीन मार्कर। सेकंड जीन मार्कर इज कॉल्ड एज द VNTRS। इट इज वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स का मतलब मेरे पास क्या है, जो बार-बार रिपीट्स होने वाले छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं किसी भी डीएनए के अंदर। तो इन पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम या इस पर्टिकुलर डीएनए का ताल्लुक किस चीज़ के साथ हो सकता है। याद रखने वाली बात यह है कि ये टेंडम रिपीट्स किसी भी पर्टिकुलर यू कैन से जीनोम के अंदर डिफरेंट जगहों पर पाए जाते हैं और ये भी लैंडमार्क का काम करते हैं। और इन पर्टिकुलर टेंडम रिपीट्स के रेफरेंस से हम लोगों ने डिफरेंट जीन्स की लोकेशन या लोसाई को नोट किया हुआ है, चाहे ये जीन इंसान का हो या किसी और ऑर्गेनिज्म का हो। हर एक के अंदर ये जो हमारे पास VNTRs हैं ये प्रेजेंट होते हैं और इन VNTRs की वजह से हम जीन्स को लोकेट करने में आसानी महसूस करते हैं। फिर आता है मेरे पास माय डियर स्टूडेंट्स MSPS। व्हाट स्टैंड्स फॉर MSPS? इट स्टैंड्स फॉर माइक्रो सैटेलाइट। MS माइक्रो सैटेलाइट एंड PS स्टैंड्स फॉर पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि अगर आप किसी भी क्रोमोसोम को देखेंगे, किसी भी जैसे जीन को देखेंगे, डीएनए को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डीएनए के मोटिव्स हैं, छोटे छोटे पीसेज हैं, ये हमारे पूरे जीनोम में 5 to 50 टाइम्स तक रिपीट होते हैं। अब इमेजिन करें कि 5 to 50 टाइम्स ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है हमारे स्टूडेंट्स, वो स्टार लगाना चाहिए। इसके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस देना चाहिए कि ये जो मेरे पास पॉइंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दे हैव गॉट वेरी हाई म्यूटेशन रेट। ये पाए तो अपनी जगहों पर जाते हैं लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आती रहती हैं। तो इन पर्टिकुलर चेंजेस को फिर हम इस्तेमाल करते हैं टू आइडेंटिफाई द जीन्स। अब कितनी जगहों पर पाए जा सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ जगहों में पाए जाते हैं। नंबर इनका इतना होता है लेकिन हमारे जीनोम में हजार जगह पर पाए जा रहे हैं। इनका एक नाम और भी है, इन्हें हम लोग STRs भी कहते हैं। और STRs का मतलब होता है शॉर्ट टेंडम रिपीट्स, यानी कि ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो जीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस है वो बहुत छोटा छोटा सीक्वेंस होता है और ये भी बहुत ज़्यादा तेजी से रिपीट होती है। इसका फ़ायदा कौन लेते हैं, इसका एडवांटेज किससे होता है, इनका फ़ायदा कौन से लोग उठा रहे हैं? तो आंसर है जेनेटिक जीनियोलॉजी स्टडी करने वाले, यानी कि जाहिर है जो पेडिग्री स्टडी करते हैं, नस्ल इल्म का मुताला कर रहे होते हैं, उनको होता है। फिर हमारे जो फोरेंसिक साइंसेस के लोग हैं जो डिफरेंट क्राइम्स और क्रिमिनल सीन्स को डील करते हैं, उनको भी इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बिकॉज कि ये एक और टाइप का यू कैन से फिंगरप्रिंटिंग है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलती, बिकॉज कि इनके अंदर जो वेरिएशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे सिर्फ 2 काम करने हैं। नंबर 1, मुझे उन पर्टिकुलर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स को फाइंड करना है और फिर उसके बाद वेरिएशन चूंकि बहुत ज़्यादा है लेकिन माइटोसिस के बाद वो हमेशा कंसिस्टेंट रहती है, तो फिर 10 ऑर्गेनिज्म मेरे पास अगर या 20 ऑर्गेनिज्म मेरे पास हैं तो उन सब के अंदर ये नंबर तो सेम होगा लेकिन उनके अंदर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मेकअप है वो हमेशा वेरिएबल होगा, तो किसी दूसरे से नहीं मिलेगा। तो अगर खुदा ना खास्ता उस क्रिमिनल साइट बी से मिलने वाला डीएनए इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर जाएगा, तो अगेन वही बात हम उस पर स्टैंप लगा देंगे कि यस दिस इज द कल्प्रेट, ये मुजरिम है और हम उस मुजरिम तक आसानी से पहुंच जाएंगे।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कॉल्ड एज द SNPs, जिन्हें हम लोग SNP के नाम से भी जानते हैं, लिखा हुआ है लेकिन SNP के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो हमारे पास SNP है, इट इज कॉल्ड एज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसा भी होता है कि किसी एक पॉपुलेशन के अंदर सारी की सारी जीन में एब्नॉर्मलिटी नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर एब्नॉर्मलिटी होती है या उसकी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती है, देयरफॉर तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अब अगर वेरिएशन एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल पर हो तो आपने उसको वेरिएशन कहने के लिए, जैसे मैंने पहले बोला था कि पॉपुलेशन को स्टडी करना है, आपको जो सैंपल साइज है आपने बहुत बड़ा रखना है, और आपको ये भी याद होगा कि अगर सैंपल साइज में वो वेरिएशन कम से कम 10% लोगों में हो तो हम उससे उस पर्टिकुलर जीन का वेरिएंट मानते हैं, वरना हम सिंपल एक पॉइंट म्यूटेशन का नाम देते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप लोगों के पास सिकल सेल एनीमिया है, बीटा थैलेसीमिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है। ये आपको पता है कि ये सारी की सारी नॉर्मल जीन्स की क्या है, वेरिएशंस हैं, और अब ये हमारी पॉपुलेशन में बाकायदा एक ह्यूज नंबर में प्रेजेंट है। आपको पता है कि एनीमिया डिजीज एस्टैब्लिश्ड जीन है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, थैलेसीमिया एक एस्टैब्लिश्ड डिसऑर्डर है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, एंड सिमिलरली सिस्टिक फाइब्रोसिस भी एक एस्टैब्लिश्ड यू कैन से एक म्यूटेशन है। और इन सब की सब जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक न्यूक्लियोटाइड को फाइंड कर सकते हैं जो एब्नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल आपको याद है कि हमारे सिकल सेल एनीमिया के लिए जो एक CTT वाला कोडोन था वो CAT कोडोन में चेंज हो गया था। तो यहाँ पर जो एब्नॉर्मेलिटी है वो एडेनिन की वजह से हुई है। तो हमारे पास एडेनिन बेस्ड वेरिएशंस भी प्रेजेंट है और साइटोसिन बेस्ड वेरिएशन भी प्रेजेंट है, और यही वो इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों की बुक में गिवन है। फिर वही बात है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए यही दुआ करता हूँ कि हमारे पास जो भी इल्म आए हम उस पर्टिकुलर इल्म को इंसाफ लेने के लिए इस्तेमाल करें, हम सच को सच और झूठ को झूठ कहने के लिए इस्तेमाल करें, हम मुजरिम तक पहुंचने उन्हें वाकई सजा दिलवाने में कामयाब हो उसके लिए इस्तेमाल करें। अगर हमें किसी डिजीज़ का पता चल गया है तो हम उस डिजीज़ को करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और इसी दुआ के साथ आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।